हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सेकंड बुक है समष्टि अर्थशास्त्र, वह टर्म 2 एग्जाम के लिए जो है वह दूसरा चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह इस वीडियो में कराया जाएगा। इसमें जो है वह यह NCERT, JCERT और CBSE सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। कुल प्रश्न जो है वह 2 अंक के हैं, सभी प्रश्न 2-2 अंक के। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। यह जो है वह जैक के 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन। तो यह जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यह कैसे निकलता है या फिर क्या है वह बताना है इस वीडियो में। तो यह जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद के मूल्य से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें जो है वह घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादन साधन और जो विदेशों से प्राप्त किया जाता है शुद्ध साधन आय, उसे भी शामिल किया जाता है। यानी कि इसे एक वर्ड में कहा जाए तो इस प्रकार बाजार कीमत पर जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP एट मार्केट प्राइस एक देश की घरेलू सीमा के सामान्य निवासियों के द्वारा, यानी कि जो घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित की गई सभी वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, और एक लेखा वर्ष में भी उत्पादन होना चाहिए और तथा अंतिम वस्तु होना चाहिए, तथा सेवाओं यानी कि वस्तु और सेवा सभी को, और फिर बाजार मूल्य पर और एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जो जोड़ है वह कहलाता है GNP एट MP। यानी कि इसे फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं GDP-MP, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर जो है घर किसी भी देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं प्लस इसमें क्या जोड़ना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को। तो यह कहलाएगा GNP एट मार्केट प्राइस। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं, हस्तांतरण भुगतान क्या है यह बताना। इसमें हस्तांतरण भुगतान यह 2017 का एग्जाम में आया था क्वेश्चन। तो हस्तांतरण भुगतान जो है वह है सरकार द्वारा किया गया भुगतान जिसके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है। यानी कि सरकार भुगतान करती है लेकिन सरकार को कोई प्रकार का विशेष कुछ प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि छात्रवृत्ति जो कि बच्चों को सरकार द्वारा दिया जाता है लेकिन सरकार को कुछ इससे विशेष प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि शादी का खर्च, जैसे कि शेष विश्व के से उपहार मिलना, या फिर भूकंप बाढ़ पर पीड़ित, जो भूकंप बाढ़ आता है उस पर पीड़ित जो होते हैं लोग, उस पर किया गया खर्च सरकार के द्वारा, और फिर महंगाई भत्ता, फिर बेरोजगारी भत्ता आदि जो है वह हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है। और यह राष्ट्रीय आय का जो है वह उसमें शामिल नहीं किया जाता। जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें कि आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं। इसमें बताना है कि आय का प्रवाह जो है वह चक्रीय प्रवाह क्यों कहलाता है। तो आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका 2 कारण है। पहला है कि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्तियों और भुगतानों का प्रवाह जो है वह बराबर होता रहता है आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत। और दूसरा इसमें कि प्रत्येक वास्तविक प्रवाह जिस दिशा में होता है उसका जो विपरीत दिशा होता है उसमें उसका मौद्रिक प्रवाह जो है वह उसके विपरीत दिशा में होता है। यानी कि अगर आय का चक्रीय प्रवाह कुछ इस टाइप का हो रहा है तो इसका मौद्रिक प्रवाह जो है वह कुछ विपरीत दिशा में इस टाइप का होगा। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक, तो यह हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण या फिर भरण क्या है। तो आय में होने वाली वृद्धि जो चक्रीय प्रवाह में बाहर किसी और स्रोत द्वारा होती है, जैसे कि विनियोग, सरकारी व्यय या फिर निर्यात आदि को आय का अंतःक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर बताना है। तो पहले देख लेते हैं उपभोग वस्तु क्या है, उसके बाद देखेंगे पूंजीगत वस्तु। तो उपभोग वस्तु जो है वह उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए जो है वह खरीदा जाता है। और उदाहरण के लिए टेलीविज़न, कार, साबुन, सब्जी आदि, यह उपभोक्ता के लिए उपभोग के लिए बनाया जाता है। और पूंजीगत वस्तु जो है वह पैसे के उद्देश्य से बनाया जाता है, लाभ के उद्देश्य से। इसमें जो है वह पूंजीगत वस्तुएं उन उत्पादक वस्तुओं को सूचित करती हैं जिनका प्रयोग उपभोग के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि जो है वह अगली
उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्नियोजित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो एक सिलाई मशीन दर्जी के लिए जो है वह पूंजीगत वस्तु है जिसका उत्पादकीय क्रिया में प्रयोग होता है, जबकि एक सिलाई मशीन जो है वह घरेलू महिला घर की सिलाई के लिए जो है प्रयोग करती है, तो वह सिलाई मशीन जो है वह उपभोग वस्तु है, ना कि पूंजीगत वस्तु। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।